हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिटरमिनर्स का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो पिछले 4 पार्ट्स में हमने डिटरमिनर्स को लेके काफ़ी कुछ पढ़ा है। यानी डिटरमिनर्स क्या होते हैं, कहाँ पर उनकी पोजीशन होती है, या फिर हम कहें कहाँ पर उनका स्थान होता है किसी भी वाक्य के अंदर। वो नाउन से पहले आते हैं या एडजेक्टिव से भी पहले आएंगे, तो किस तरीके से डिटरमिनर का उपयोग किया जाता है, किस तरीके से उनको रखा जाता है एक सेंटेंस के अंदर, एक वाक्य के अंदर। इसको लेकर हमने चर्चा पिछले लेक्चर्स के अंदर की है। और उसके बाद हमने डिटरमिनर्स के भाग करे। 2 भागों में हमने डिटरमिनर्स को पढ़ने की कोशिश की है। एक ग्रुप ए होता है और एक ग्रुप बी होता है। तो ग्रुप ए के अंदर हमने आर्टिकल्स को रखा, पॉसेसिव डिटरमिनर्स को रखा और उसके साथ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स को भी रखा। तो जो ग्रुप ए के डिटरमिनर्स हैं, अब हम उनको धीरे धीरे एक एक करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने आर्टिकल्स पढ़े। और आर्टिकल्स में भी 2 टाइप के आर्टिकल्स को हमने लेके चर्चा की। एक होता है डेफिनेटनेस और एक डेफिनेट आर्टिकल, और एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। तो देखिए, डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल को लेकर हमने काफी विस्तार में चर्चा की है। यानी अगर कोई नाउन डेफिनेट है, डेफिनेट का मतलब होता है कि कोई नाउन जानकार है उसके श्रोताओं और वक्ता का। यानी एक कन्वर्सेशन के बीच, एक बातचीत के दौरान जो भी नाउन लिए जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, वो दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे जो स्पीकर है और लिसनर है उन दोनों के नोन हो, या उन दोनों की जानकारी हो, या उनके लिए यूनिक हो, तो वो डेफिनेट हो जाएंगे उनके लिए। अगर उनमें से किसी एक के लिए उसके बारे में, नाउन के बारे में जानकारी है और दूसरे स्पीकर या लिसनर में से किसी एक को उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वहां पर इंडेफिनेटनेस का केस आता है। यानी अगर नाउन डेफिनेट है और वाक्य में आपको यह बताना है कि ये जो नाउन है इसके बारे में जानकारी दी गई है, या इसके बारे में जो कथन है वो आगे दिया है, या पहले आप दे चुके हो, या उसके बारे में और अधिक जानकारी उसी वाक्य में दी है, तो उसको डेफिनेट दिखाने के लिए हम दा का उपयोग करते हैं। तो नाउन के डेफिनेटनेस को बताने के लिए हम दा आर्टिकल को यूज करते हैं, इसीलिए दा आर्टिकल को हम डेफिनेट आर्टिकल बताते हैं। अगर कोई नाउन डेफिनेट नहीं है, यानी वह नाउन सामान्य तौर पे उपयोग किए जाने वाला नाउन है, या फिर हम इन जनरल कंडीशन को लेके बात करते हैं, तो वहां पर हम ए और एन का उपयोग करते हैं, यह बताने के लिए कि जो ये नाउन है ये इन जनरल या सामान्य रूप से इस्तेमाल किया गया है। इसको लेकर कोई विशेष बात नहीं बताई गई है। तो अगर कोई विशेष बात नहीं बताई गई है, कोई यूनिकनेस नहीं है किसी नाउन के अंदर, तो हम उसको इंडेफिनिट मानेंगे नाउन को, और उस इंडेफिनिटनेस को बताने के लिए हम ए और एन का आर्टिकल्स का उपयोग करेंगे। इसीलिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हम ए और एन को पढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को पढ़ा। ए को हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल करेंगे और एन को हम वोवल साउंड के साथ इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हमने यह भी चर्चा की थी लास्ट लेक्चर के दौरान कि जो ए होता है और एन होता है वो हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का उपयोग नहीं करते हैं। अब आगे इस लेक्चर के अंदर हम बढ़ते हैं। अब इस लेक्चर के अंदर हम डेफिनेट आर्टिकल को लेके बात करेंगे। यानी अगर मैं बात करूं डेफिनेट आर्टिकल कौन रहेगा, तो डेफिनेट आर्टिकल हमारा एक ही होता है, यानी दा, राइट। तो और उसके यूज और रूल्स को लेके चर्चा की जाएगी। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, हमारा दा। और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये हमें आपको अब देखो, एक बार मतलब समझेंगे फिर उसके इस्तेमाल को समझेंगे, राइट। तो डेफिनेट आर्टिकल आपको बताया गया जैसे पहले लेक्चर में भी, कि जो नाउन की डेफिनेटनेस को बताए, यानी यह बताए कि जो नाउन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वाक्य के अंदर, इसके बारे में हमारे पास जानकारी है और या फिर यह यूनिक है। अगर इस तरीके की कोई घटना है, इस तरीके का कोई नाउन या संज्ञा का इस्तेमाल किया गया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो हम उसके साथ दा का उपयोग करके उसकी डेफिनेटनेस को बताएंगे। और दा हमारा क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल होगा। तो ये डेफिनेशन है हमारे डेफिनेट आर्टिकल की। अब हम पढ़ते हैं इनका यूज। देखिए, जो डेफिनेट आर्टिकल का यूज यानी इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और कहां पर, किन नामों से पहले, क्योंकि नाउन एक नाम को बताता है, तो किन नामों से पहले हम डा का यूज कर सकते हैं। अगर कोई ज्योग्राफिकल नाम है, ज्योग्राफिकल नाम का मतलब क्या है, अगर कोई भौगोलिक क्षेत्र है तो उसके लिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर कोई कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, नेशन है, यानी देश की बात करी जा रही है, शहरों की बात करी जा रही है, झीलों की बात करी जा रही है, पर्वतों की बात करी जा रही है, यानी कॉन्टिनेंट्स, नेशन, सिटीज, लेक्स, माउंटेन्स, इन सब के लिए हम दा का इस्तेमाल करेंगे। यानी मोस्ट कॉन्टिनेंट्स, इंडिविजुअल कंट्रीज, सिटीज, सिंगुलर लेक्स एंड सिंगुलर माउंटेन्स डोंट टेक द बिफोर देयर नेम। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, कहां पर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, हम बता देते हैं। अगर मैं सिंगुलर की बात करता हूं,
राइट, जैसे कि सिंगुलर माउंटेन हो गया, सिंगुलर लेक हो गया, या इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट या इंडिविजुअल कंट्री की बात करता हूं, वहां पर हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि दा एशिया नहीं करेंगे, दा यूरोप नहीं करेंगे, दा अफ्रीका नहीं करेंगे। तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसको लेकर अब हम बात करते हैं। अगर हम नेशन की बात करें, जैसे फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, ब्राजील हो गया, देखिए कंट्री के नाम के आगे दा जनरली तौर पे नहीं लगाया जाता, लेकिन एक कंडीशन पे जरूर लगाया जाएगा कि कंट्री के नाम से पहले मैं, अगर आपने देखा हो इंडिया आप सिंपली लिख सकते हो, लेकिन मैं लिखूं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो यहां पर मैं दा लगाऊंगा, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो जब भी आप यूनाइटेड लिखते हो, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप अमेरिका लिखोगे उससे पहले दा नहीं लगेगा, लेकिन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनियन करके आप कुछ भी लिखोगे तब आप दा का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करते हो, तो यहां पर मैंने लिखा है, अगर आप इंडिविजुअली कंट्री, सिटी, सिंगुलर लेक्स की बात करते हो, माउंटेन्स की बात करते हो, तो उनसे पहले दा नहीं आएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन आता है, अराइज होता है कि ये तो यूनिक है, तो हम दा क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो यहाँ पर जो दा होता है वो नहीं यूज किया जाता है। कॉन्टिनेंट्स हो गया, कंट्रीज हो गया, सिटीज हो गया, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन के लिए दिया था कि बहुत से लोग इसको गलत मान के लिख देते हैं, वो दा इंडिया कर देते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर इनके साथ नाउन नहीं आएगा, यानी दा नहीं आएगा, तो आप ये बात याद रखेंगे, राइट। अब किस किस के साथ, अगर आप कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिका नहीं बोलना है, सिर्फ आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, राइट, इस तरीके से। नेशन की बात करते हो, फ्रांस, कनाडा, ब्राजील, सिटी, टोक्यो, सिडनी, मुंबई, लेक मिशिगन, सुपीरियर, लूनार लेक, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो। सो नॉट, लेक इज कैपिटलाइज एज अ पार्ट ऑफ द नेम बट द इज नॉट टिपिकली यूज, तो लेक को आपने कैपिटलाइज करके रखा हुआ है, लेक मिशिगन यूज कर दिया क्योंकि ये लेक है, लेक सुपीरियर हो गया। इंडिविजुअल लेक की बात कर रहे हैं, काफी जो लेक्स होती है वो ग्रुप में भी रहती हैं, तो वहां पर बात नहीं करी जा रही, वहां पर सिंगुलर लेक, एक लेक की बात कर रहे हो आप। माउंट एवरेस्ट हो गया। अब पूछा जाएगा कि सर आप बोल रहे हो कि माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, इनसे पहले आप दा नहीं लगाते, लेकिन आप द एल्प्स पढ़ते हो, द हिमालय पढ़ते हो, राइट, द एंडीज पढ़ते हो, द रॉकीज पढ़ते हो। देखिए माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पीक दोनों में फर्क होता है। देखो ये एक पहाड़ है, सो दिस इज अ माउंटेन, सो ये इंडिविजुअली पहाड़ है, लेकिन इस तरीके से पहाड़ अगर आपको देखने को मिलते हैं, अगर आप कभी हिली एरियाज पे गए हो, माउंटेन रीजन पे गए हो, तो आप एक श्रृंखला देखते हो, यानी रेंज देखते हो पहाड़ों की, तो वही पहाड़ों की रेंजेस को हम नाम देते हैं, तब आप दा का इस्तेमाल करेंगे, राइट। एक्सेप्शन क्या है, तो इस चीज को अच्छे से याद रखेंगे, क्या एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हिमालयाज हो गया, रॉकीज हो गया, आल्प्स हो गया, राइट, तो ब्लैक माउंटेन्स रेंजेस हो गया। तो इस तरीके से जो ये माउंटेन रेंजेस होती है, इनके आगे आप दा लगा सकते हो, क्योंकि ये मल्टीपल माउंटेन्स को कैरी करती है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, दा। जैसे व्हेन लेक रेफरिंग अ सिस्टम ऑफ ग्रुप ऑफ लेक, जैसे द ग्रेट लेक्स, तो ग्रेट लेक्स में सुपीरियर आ जाता है। आप देखिएगा ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे, मेनली इन कनाडा के अंदर है ग्रेट लेक्स, तो यहाँ पर कई सारे ग्रुप ऑफ लेक्स का जो है नाम रखा गया है, राइट। तो जब आप ग्रुप की बात करोगे, रेंजेस की बात करोगे, उसके साथ आप दा लगाओगे। ओशियन, डेजर्ट्स के साथ आप दा लगाओगे, रिवर के साथ द गंगा, राइट, द यमुना, द कावेरी, तो इन सब के साथ सहारा, मोजावे, द थार, तो यहाँ पर हमारे डेजर्ट का क्या है, द थार हो गया, द गोबी डेजर्ट हो गया, द गंगा हो गया, राइट, इन सब के साथ आपको द यूज करेंगे। द यमुना हो गया, द कावेरी हो गया, राइट, तो इस तरीके के, पैनियर हो गया, पैनियर रिवर होती है साउथ के अंदर, तो द गंगा, द यमुना, द कावेरी, तो रिवर के नाम के आगे। ओशियंस और सीज के नाम के आगे द पैसिफिक ओशियन, द मेडिटेरियन सी, द बे ऑफ बंगाल, राइट, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन, तो ओशियन और सीज के नाम के आगे भी द लगेगा। आइलैंड्स के आगे द मालदीव्स हो गया, बहामास हो गया, द अंडमान एंड निकोबार हो गया, राइट, तो इस तरीके के आइलैंड्स के आगे। लेकिन सिंगुलर की बात अगर बात करें, जैसे माली हो गया, बाली एक सिंगुलर आइलैंड है, राइट, मोई हो गया, ये एक सिंगुलर आइलैंड है, तो इनके आगे दा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, राइट। अगर कंट्रीज के आगे आपने रिपब्लिक, स्टेट, यूनियन, यूनाइटेड और भी जो कुछ लगता है,
अगर वो लगाया है, जैसे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो जब भी ऑफिशियली लिखा जाता है ना, जब भी हम बाहर के लिए लिखते हैं, फॉरेन के लिए, या कोई ऑफिशियली आता है, तो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया करके लिखा जाता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सिर्फ हम इंडिया नहीं लिखते, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखते हैं, राइट। सम कंट्रीज स्पेशली दोज नेम्स इंडिकेट अ टाइप ऑफ यूनियन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राइट। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, आपस में जो स्टेट्स है वो एक ग्रुप बना के रहते हैं, और उस पूरे ग्रुप को हमने एक कंट्री का नाम दिया अमेरिका। तो अमेरिका का पूरा नाम क्या लिखा जाता है, द यूएसए लिखते हो ना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे ही इंडिया के लिए लिखा जाएगा ऑफिशियली जब हम यूएन में, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राइट। तो आपने अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो यूनाइटेड नेशंस के अंदर, या फिर किसी का लेक्चर सुना हो, तो वहां पर जब कंट्री को लेके, इंडिया को लेके जब स्पेसिफिक होके बात करी जाती है, किसी एग्जांपल को लेके भी उन्हें बताना होता है, तो मेंशन करते द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, राइट, द यूनाइटेड स्टेट्स, द रिपब्लिक ऑफ, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यूनाइटेड अरब्स, तो यूएई लिखते हो आप, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट, द कैज रिपब्लिक। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे, राइट। द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द विद द न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो जब भी आप न्यूज़पेपर का कोई नाम देखोगे या कोई मैगजीन का नाम देखोगे, उससे पहले आप द आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे, राइट। सो ये बहुत कॉमन हो जाता है कि राइट, इट्स अ कॉमन कन्वेंशन, द इज बिफोर, राइट। तो देखिए, मैगजीन, न्यूज़पेपर के नाम से पहले आप द देखोगे, अगर मैगजीन से पहले आप द लगाओगे या नहीं, राइट। तो इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे कि न्यूज़पेपर के साथ और मैगजीन के साथ द आता है या नहीं। न्यूज़पेपर के साथ द आता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, राइट। तो इस तरीके से अगर आपने इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़े हैं तो वहां पर लिखा रहेगा द हिंदू, तो ये एक न्यूज़पेपर आता है, द हिंदू। द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसको TOI बोल देते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये न्यूज़पेपर के नाम है, तो न्यूज़पेपर नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है, राइट। द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गार्जियन, राइट, द हिंदू। तो ये सारे जो है न्यूज़पेपर्स हैं, ये यूएस के न्यूज़पेपर हो गए, ये इंडिया का न्यूज़पेपर हो गया। तो इस तरीके के न्यूज़पेपर के नाम से पहले आप क्या यूज करोगे, द, राइट। मैगजीन के नाम से पहले द इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो मैगजीन के नाम से पहले द नहीं किया जाता। तो आपको यहाँ पता है, इस तरीके से लिख सकते हैं, द प्लस न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के साथ आएगा, और द के क्रॉस मैगजीन, राइट। तो मैगजीन के नाम से पहले द नहीं आता, राइट। याद रखेंगे, जैसे टाइम हो गया, वॉग हो गया, नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, फोर्ब्स हो गया, ये सारे मैगजीन्स के नाम है। नाउ थर्ड हमारे जो यूज होता है, थर्ड हम कब यूज करते हैं, राइट, द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल विद द बॉडी पार्ट्स। अगर बॉडी पार्ट्स के साथ हम द का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और बॉडी विद बॉडी पार्ट्स, जैसे माई टीथ हो गया, इस तरीके से जब आप पोजेशन बताते हो बॉडी पार्ट्स का, तो डेफिनेट आर्टिकल द का किस तरीके से यूज करोगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ही ब्रश्ड हिज टीथ, शी वॉश्ड हर हैंड्स, आई हर्ट माई फुट। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे केसेस में यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव विद द बॉडी पार्ट्स रेदर देन डेफिनेट आर्टिकल्स। तो हम द आई नहीं लिखेंगे, तो हम क्या यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर देते हैं, किसकी जगह पर, द की जगह पर, राइट। क्यों, क्योंकि पोजेशन हमें बताता है अधिकरण, पोजेशन का मतलब अधिकरण, पोजेशन हमें बताता है कि ये बॉडी पार्ट किसको बिलोंग करता है। जैसे आई हैव अ एक, या आई हैव एन हेडेक, तो अब वो हेडेक है, इन माई हेडेक, राइट, इन माई हेड बोल सकते हो, आई हैव एन एक इन माई हेड, आई हैव एन एक इन माई टूथ, तो दांत में दर्द है, तो किसके, मेरे दांत में दर्द है, राइट। इस तरीके से, ही ब्रश्ड हिज टीथ, शी वॉश्ड हर हैंड्स, आई हर्ट माई फुट। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, यूजिंग द विद द बॉडी पार्ट्स एंड प्रीपोजिशन। तो द को हम बॉडी पार्ट्स की तरह यूज कैसे करेंगे और प्रीपोजिशंस की तरह किस तरीके से यूज करेंगे, इस पे भी एक बार नजर डालते हैं। ही टुक हर बाय द हैंड, राइट। सो ही टुक हर बाय द हैंड, इसका मतलब नॉट बाय हर हैंड, किसी और की तरह, ही टुक हर, राइट, उसने उसका हाथ पकड़ के ले गया, ही टुक हर बाय द हैंड, राइट। तो यहाँ पर द हैंड, यहाँ पर हर हैंड लिखने की जरूरत नहीं है, ही टुक हर बाय हर हैंड, नो, क्योंकि आपने प्रीपोजिशन लिख दिया। तो अगर आप प्रीपोजिशन लिख रहे हो तो ये स्ट्रक्चर याद रख लेना, प्रीपोजिशन प्लस
उसके बाद आप यहाँ पर कोई जो आर्टिकल यूज करोगे, उसके बाद आपने लिख दिया बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट, तो यहाँ पर आप द यूज करोगे। जैसे मान लीजिए अब यहाँ दो भाई बहनों की बात हो रही है, ठीक है, तो जो भाई है वो अपनी बहन का हाथ पकड़ के ले गया, वो छोटी रही है तो इसलिए उसने हाथ पकड़ के ले गया। तो यहाँ पर ये कह जा रहा है कि ही टुक हर हैंड, उसने उसका हाथ पकड़ा, ही टुक हर हैंड। और देखिए ही टुक हर नहीं, इसका मतलब ये होगा कि वो उसका हाथ पकड़ के ले गया, राइट। सो यहाँ पर बाय हर हैंड नहीं लिख सकते, यहाँ पर जो लिखा जाएगा बाय दी हैंड लिखा जाएगा। जैसे शी वॉज हिट ऑन दी हेड, तो ये जो हिट है, शी वॉज हिट ऑन दी हेड, तो ऑन हर हेड नहीं होगा, यानी इसका मतलब है कि उसके सर पे चोट लगी, शी वॉज हिट ऑन दी हेड। तो जब भी प्रीपोजिशन के साथ आप बॉडी पार्ट लिखोगे तो आपको पॉजेसिव जो डिटर्मिनर है वो लिखने की जरूरत नहीं है, हिज, हर, राइट, योर्स, तो इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, योर, नॉट योर्स, योर। द डॉक्टर लुक्ड इनटू द पेशेंट्स आई, तो देखिए द डॉक्टर लुक्ड इनटू द पेशेंट्स आई, तो यहाँ पर ये पेशेंट्स जो है ना, पेशेंट्स आई, तो ये पोजेशन बता रहा है। देखिए अपोस्ट्रोफी एस जो होता है ये पोजीशन को शो कर रहा है, राइट। तो लेकिन हमने यहाँ पर क्या यूज करा, प्रीपोजिशन, इसीलिए हमने इसके साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। तो रैशनैलिटी बिहाइंड द यूजेस, तो आप पढ़ सकते हो कि हमने इसके पीछे का क्या यूज होता है। जैसे यूज पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर द बॉडी पार्ट इज अ वे टू शो ओनरशिप और कनेक्शन विदाउट बीइंग ओवरली स्पेसिफाई। तो अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो ये क्यों यूज किया जाता है, ताकि हम पोजेशन दिखा रहे हैं, ओनरशिप बता रहे हैं कि ये मेरा बॉडी पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे शी ब्रश्ड हर टीथ, वह खुद के दांत साफ करती है, इट मीन्स हर ओन टीथ, और इसको दा लगा के ज्यादा स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। दा क्यों यूज किया जाता है, स्पेसिफिक बनाने के लिए नाउन को, लेकिन पोजेशन भी तो स्पेसिफिक बता रहा है ना कि वो खुद के ही दांत को ब्रश करती है, राइट। अगर आप किसी एक्शन को डिस्क्राइब करोगे बॉडी पार्ट को लेके, राइट, ना कि पोजेशन को, तब आप दा लगाओगे। तो यहाँ पर कौन सा एक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो एक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो है उसका हाथ लेकर चला गया, उसके सर पे चोट लगी, डॉक्टर ने उसके पेशेंट की आंख में देखा। तो यहाँ एक्शंस को हम हाईलाइट कर रहे हैं, ना कि पोजेशन को। तो जब हम एक्शंस को हाईलाइट करेंगे प्रीपोजिशन को लगा के, तब हम दा का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आप एक बार याद रखिएगा, और याद रखिएगा तो तब आपको यूज हमेशा पता रहेगा कि कहाँ पर पोजेशन बताना है, कहाँ पर आपको आर्टिकल दा का यूज करके बताना है, कि कहाँ पर हमें एक्शन को ज्यादा एम्फसाइज करना है। नेक्स्ट, the definite article the is often used with certain expression involving the preposition by referring to increment and measures or specific amount। तो जो दा का आर्टिकल है, जो हमारा दा, उसको हम बाय प्रीपोजिशन के साथ भी यूज करते हैं जब हम किसी इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज को बता रहे होंगे, किसी मेजर मतलब माप यानी मेजरमेंट को बता रहे होंगे, या कोई स्पेसिफिक अमाउंट को बता रहे होंगे, राइट, कोई एग्जैक्ट अमाउंट बता रहे होंगे, तब हम बाय के साथ जो है दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर से समझते हैं, अगर बाय प्लस नंबर, जैसे अगर हम किसी स्पेसिफिक नंबर या इंक्रीज इन नंबर को या इंक्रीमेंट को बता रहे हैं, नंबर्स के, यानी जिनको आप काउंट कर सकते हो, सिंगल एंटिटीज में देख सकते हो। सिंगल एंटिटी का मतलब है कि एक एक करके, जैसे 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 1 पेन, 2 पेन और ये 3 पेन। तो आप ध्यान से देखिए, तो आप हर एक को सिंगल एंटिटीज में रख सकते हो और हर एक को गिन सकते हो, राइट। तो इस कंडीशन में हम बाय के साथ दा लगा के नंबर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, द बुक्स आर सोल्ड बाय द डजन, राइट, द बुक्स आर सोल्ड बाय द डजन, तो डजन के हिसाब से बुक को बेच दिया। द एग्स आर पैक्ड, राइट, द एग्स आर पैक्ड बाय द हाफ डजन, तो हाफ डजन एग यानी 6 यूनिट। अब बाय प्लस टाइम भी बता सकते हो, यानी ये इंडिकेट करेगा एक पीरियोडिक अकरेंस और किसी स्पेसिफिक टाइम को। जैसे द अलार्म रिंग्स एवरी आवर ऑन द आवर, इसका मतलब है हर घंटे में अलार्म जो है बजता है। द बस कम्स बाय द आवर, तो यानी जो बस है वो 1 घंटे बाद आती है, राइट। ही इज पेड बाय द डे, उसको प्रत्येक दिन का पैसा मिलता है। तो राइट, तो जब आप अकरेंस को बताओगे, स्पेसिफिक टाइम को बताओगे, तो बाय लगा के आप यूज कर सकते हो द, राइट। सो दूसरी कंडीशन हमारी ये हो गई। तीसरी कंडीशन होती है बाय के साथ अगर आप डिस्टेंस को बात करते हो, यानी अगर आप एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ स्पेस, यानी इंटरवल की आप बात करते हो। स्पेस का मतलब है दो पॉइंट्स के बीच का जो
डिस्टेंस होता है या जो खाली जगह होती है उसको हम स्पेस बोलते हैं। जैसे द पोस्ट आर प्लेस्ड बाय द मीटर, जो पोस्ट होती है वो 1 मीटर की डिस्टेंस से प्लेस की जाती है, राइट। नाउ बाय प्लस स्पीड, अगर आप रेट्स को और पेस को, रेट का मतलब होता है कि स्पीड का रेट, गति या पेस को आप डिस्कस करोगे तो बाय प्लस। द कार कैन गो अप टू 150 माइल्स बाय द आवर, तो कार जो है 1 घंटे में 150 माइल्स तक जा सकती है। तो एक 1.6 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 माइल, याद रखेंगे 1.6 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 माइल। However, it is more common to hear per hour, तो हम इसकी जगह per hour भी यूज करते हैं। per hour का मतलब यही होता है, जैसे a car can go 100 किलोमीटर, अगर मैं इसको लिख दूं can go up to, इसको काट दीजिए 100 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर तक की स्पीड पे चल सकती है। तो यहां पर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 100 किलोमीटर्स राइट बाय द आवर, तो इसका मतलब यही होता है पर आवर। नाउ बाय प्लस अमाउंट यानी स्पेसिफिक यूनिटी या स्पेसिफिक क्वांटिटी को हम जब डिस्कस करते हैं तो बाय, द एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलोग्राम, तो जो एप्पल्स हैं वो किस तरीके से बेचे जा रहे हैं, वो 1 किलोग्राम के हिसाब से। आर सोल्ड क्यों लिखा है, क्योंकि ये किसी और के द्वारा एक्शन किया जा रहा है, राइट, तो ये स्पेसिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। बाय प्लस अदर्स, जैसे वॉलपेपर वाज प्राइस्ड बाय द रोल, द वॉलपेपर वाज प्राइस्ड, तो यहाँ पर सोल्ड की जगह प्राइस लिख दिया बाय द रोल के हिसाब से जो है वॉलपेपर बेचा जा रहा है। द यार्न इज सोल्ड बाय द वॉल, तो धागा जो होता है, ऊन आपने देखा होगा, तो ऊन किस तरीके से बेचा जाता है, ऊन गुच्छा बना के बेचा जाता है, तो उसको कभी आप गोला बना देते हैं तो उसको वेट करके आप बेच देंगे, तो इस तरीके से। सो ये हमने जो कॉन्ट्रास्ट पढ़े थे, कंस्ट्रक्शंस पढ़ा था, बाय प्लस जो हमने उसके बाद दा यूज किया, और उसके बाद जो स्पेसिफिक था, कभी टाइम था, डिस्टेंस था, स्पीड था, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो बाय के साथ, राइट। So now next point is when radio, cinema and theater refer to the general idea or institution of these form of entertainment or medium itself rather than a specific place or instance, the definite article is often used। तो अब इसको समझो कैसे। अगर मैं रेडियो को इन जनरल लेके बात कर रहा हूँ और स्पेसिफिक नहीं हूँ, जैसे I listen to the radio every morning, तो रेफरिंग टू अ मीडियम ऑफ रेडियो इन जनरल, नॉट अ स्पेसिफिक रेडियो डिवाइस। the news on the radio said it would rain today, so न्यूज कहां पर आई थी, रेडियो के ऊपर, और उसने क्या बताया था कि बारिश होगी, राइट। आई लव गोइंग टू द सिनेमा ऑन वीकेंड्स, तो यहाँ कोई पर्टिकुलर सिनेमा की बात नहीं हो रही है, ये एक जनरल बात कर रहा है कि आइडिया ऑफ वॉचिंग फिल्म इन अ मूवी थिएटर, तो यानी उसको पसंद है मूवी थिएटर में मूवी देखने जाना। लेकिन यहाँ पर यही बात की गई है, अगर रेडियो, सिनेमा और थिएटर किसी जनरल आइडिया और इंस्टीट्यूशन ऑफ दीज फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, और जो ऐसे फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट्स होते हैं, और द मीडियम इटसेल्फ, अगर ये जनरल आइडिया को लेके बात कर रहे हैं, ना कि स्पेसिफिक प्लेस और इंस्टेंस को लेके बात कर रहे हैं, तो आप द जो है वो भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आई लिसन टू द रेडियो एवरी मॉर्निंग, तो वो एक अपनी हैबिट को बता रहा है कि वो जो न्यूज है या फिर वो जनरली क्या करता है, उसको रेडियो सुनना पसंद है। अब रेडियो सुनना पसंद है तो रेडियो पे वो कोई भी प्रोग्राम सुन सकता है, लेकिन उसने स्पेसिफिक रेडियो डिवाइस को लेकर बात नहीं करी है कि मुझे ये वाला रेडियो नहीं, वो वाला रेडियो, ये इन जनरल बात कर रहा है कि उसे रेडियो सुनना पसंद है। द न्यूज ऑन द रेडियो, तो इन जनरल जो न्यूज है वो बारिश की होने की किस पे आई थी, रेडियो के ऊपर आई थी, राइट। ऐसे ही सिनेमा को लेके बात की जा रही है, आई लव गोइंग टू द सिनेमा ऑन वीकेंड्स, तो वो बात कर रहा है कि उसे मूवी देखना, उसे फिल्मों को देखना किसमें पसंद है, मूवी थिएटर के अंदर पसंद है, सिनेमा घरों में पसंद है। द सिनेमा हैज ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, तो यहाँ पर सिनेमा जो है एक इन जनरल फॉर्म ऑफ लेके बात करी गई है। देखिए सिनेमा जो होता है वो हमारी सोसाइटी की छवि को रखता है, राइट। जैसा सोसाइटी होगी वैसा ही सिनेमा उसको देखने को मिलेगा, तो यही उसको लेकर बात करेगी। जो सिनेमा है वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है काफी लोगों के लिए जो एक्टिंग, डायरेक्टिंग, म्यूजिक इन सब में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर द सिनेमा यहाँ द सिनेमा का मतलब है सिनेमा को बात करी गई है, यहाँ कोई स्पेसिफिक सिनेमा हॉल या सिनेमा को लेकर नहीं बोला है। थिएटर, शी इज पैशनेट अबाउट द थिएटर एंड शी इज काउंटलेस प्लेज, यानी वो थिएटर यानी परफॉर्मेंस को लेके कि उसको थिएटर में परफॉर्म करना अच्छा लगता है, इन जनरल बात कर रही है, कोई स्पेशल किसी थिएटर को लेकर बात नहीं कर रही है। द थिएटर ऑफर्स अ यूनिक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग,
तो अब थिएटर यहाँ पर भी इन जनरल वे को बात करने की, जो थिएटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो थिएटर स्टोरी टेलिंग का या अब देखिए कोई जो थिएटर होता है, कोई जो मूवी होती है, ये कहानी को बता रही होती है और इस कहानी में पात्र होते हैं, या तो आप बुक से पढ़ के या आप किसी से सुन के, तो ऑडियो बुक्स होती हैं, आप सुनते हो कहानी को किसी और से, तो या किताबों से पढ़ते हो, एक रीडिंग तरीका हो गया। और अगर आप देख के सुन के, आप अगर कुछ देख के सुन के आप कहानी को महसूस करते हो या उसको देखते हो कहानी क्या है, तो वो होता है थिएटर। थिएटर में आप सुनोगे भी डायलॉग्स जो पात्र के द्वारा किए जा रहे हैं, राइट, और आप देखोगे भी। तो इसीलिए बोला गया कि थिएटर जो है वो एक यूनिक वे है स्टोरी टेलिंग का, राइट। द एक्शंस ऑफ प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन अ जनरल सेंस वी टिपिकली यूज द दा आर्टिकल। तो जो एक्शंस है हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के या उनको प्ले करने के, तो उनसे पहले हम दा का आर्टिकल यूज कर सकते हैं। प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, अगर हम इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, जैसे शी प्लेज द पियानो, तो यहाँ पर एक्शन है पियानो को बजाने का, तो वो पियानो को किस तरीके से बजाती है, काफी मधुर, प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली जो है वो पियानो प्ले के लिए आया है। ही लर्न टू प्ले, अब वो क्या सीख रहा है, गिटार को बजाना, व्हेन ही वाज यंग, तो उसने सीखा था गिटार बजाना जब वह छोटा था। आई हैव ऑलवेज वांटेड, वह हमेशा से क्या चाहता था, वायलिन को प्ले करना, राइट। तो यहाँ पर देखिए एक्शन में प्ले आ रहा है, राइट, तो इसीलिए हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दा का इस्तेमाल किया है। कुछ एक्सेप्शंस भी है, अगर आप ओनरशिप की बात करोगे, आप परचेजिंग की बात करोगे, किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे, तो हम दा को ड्रॉप करेंगे। आई हैव अ पियानो इन माई लिविंग रूम, तो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट हो गया कि उसके लिविंग रूम में क्या है, पियानो है। अब ये कोई पियानो किसी कंपनी का उसने नहीं बताया, किसी जगह को लेकर नहीं बताया कि मैंने वहां से खरीदा ऐसा पियानो वैसा पियानो, तो पियानो को लेकर स्पेसिफिक नहीं है ये, बस ये बता रहा है कि एक पियानो इंस्ट्रूमेंट है, जनरल इंस्ट्रूमेंट है, वो मेरे पास है। शी बॉट अ न्यू गिटार यस्टरडे, उसने एक नया गिटार खरीदा। डू यू हैव अ वायलिन आई कैन बोरो, क्या आपके पास वायलिन है, मैं खरीद सकता हूँ। अदर कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकते हैं, व्हेन रेफरिंग टू एन इंस्ट्रूमेंट, अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को एज एन ऑब्जेक्ट रेफर करें विदाउट कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेइंग। अब हम पहले अगर आप बात करें प्लेइंग और इंस्ट्रूमेंट में, जब हम बात कर रहे थे तो यहां पर इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने की बात की जा रही थी, लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम उसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ना कि प्ले करने की बात करें। जैसे देयर इज अ डेंट इन माय ट्रम्पेट, तो वो बता रहा है कि उसके ट्रम्पेट में एक डेंट है। माई गिटार नीड्स न्यू स्ट्रिंग, तो एज अ ऑब्जेक्ट बात करा जा रहा है, या एज अ ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर तो माई गिटार सब्जेक्ट हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ उसकी बात की जा रही है कि यहाँ पर हम इसको प्ले नहीं कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट या एक आइटम के तौर पे बात की जा रही है इसको लेके, राइट। नाउ नेक्स्ट, अगर जब भी आप लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, कमिंग फॉलोड बाय यूनिट ऑफ टाइम, या कोई और जो यूनिट ऑफ टाइम है, जैसे कि वीक, डे, मंथ, लास्ट वीक, प्रीवियस डे, लास्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, अपकमिंग ईयर और सीजन, वी टिपिकली डोंट यूज द डेफिनेट आर्टिकल। तो हम क्या नहीं करते, इसको हाईलाइट करिए, हम डेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। तो इस चीज को आपको गहराई से समझना है। नाउ I saw him last week, तो कोई यहाँ पर दा नहीं होगा। She visited Paris the previous year, right? They had a meeting the previous day. They had a meeting previous year. तो अब आप जरा ध्यान से बताइए, हमने क्या बोला, when used last, previous, next, coming, जब भी आप इस तरीके के वर्ड्स यूज करोगे फॉलोड बाय यूनिट ऑफ टाइम सच एज वीक, डे, मंथ और सीजन, वी टिपिकली डोंट यूज द डेफिनेट आर्टिकल दा, तो यहाँ पर दा को आप ड्रॉप करोगे। शी विजिटेड पेरिस प्रीवियस ईयर, दे हैड अ मीटिंग प्रीवियस डे, राइट। तो नेक्स्ट में I will see you next month. They are launching the product next year. They are launching, अब दा यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट के लिए आया, राइट। We have an appointment next week. तो आप यहाँ पर दा यूज नहीं करोगे, तो ये एरर है, राइट। इस एरर को ध्यान देना है, आपको इस तरीके से सेंटेंस नहीं बनाने, तो ये रॉन्ग सेंटेंसेस है। तो दा हटा देंगे, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। जैसे ये I saw him last week, ये बिल्कुल ठीक है। I will see you next month, ठीक। They are launching, दा किसी के लिए है, प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट को स्पेसिफिक है, क्योंकि उसकी वो लॉन्च करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो ये सही है। We have an appointment next week, ये भी ठीक है। Coming, I am planning a trip for the coming year. For the coming नहीं होगा, for coming year होगा। There is a festival in the coming weekend, in coming weekend होगा, right। तो दा को यहाँ पर हम ड्रॉप करेंगे,
तो दा को आपको ड्रॉप करना है, क्योंकि हमने यही सीखा है कि जब भी आप कमिंग करोगे और उसके बाद आप कोई भी यूनिट ऑफ टाइम यूज करोगे तो उनके साथ दा यूज नहीं करोगे। अगर हम रेफर करते हैं व्हेन रेफरिंग टू अ मैन और वुमेन इन जेनरिक सेंस वी डिनोट एंटायर स्पीसीज। अगर हम पूरी स्पेसिस को लेके बात कर रहे हैं, जैसे ऑल ह्यूमैनिटी को लेके बात करेंगे, जैसे ऑल मैन और ऑल वुमेन, तो ये इसका मतलब है कि हम सारी ह्यूमैनिटी को लेके बात कर रहे हैं, तो हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो दा को ड्रॉप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पर हम सारे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं होगा। मैन हैज ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द स्टार्स, तो स्टार्स को देखकर, तारों को देखकर जो मैन है वो हमेशा से फैसिनेटेड रहा है, तो यहाँ पर भी हम दा मैन नहीं यूज करेंगे। राइट, जैसे वुमेन हैज फेस्ड मैनी चैलेंजेस थ्रू आउट द हिस्ट्री, तो यहाँ पर वुमेन जो है ना, यहाँ सारी वुमेन्स को लेके बात करी गई है कि मतलब यहाँ पर बात कैसे करी जाएगी कि जो औरतें हैं उन्होंने ज्यादातर जो चैलेंजेस हैं वो हिस्ट्री में उठाए हैं। राइट, तो इस तरीके से ह्यूमंस हैव ऑलवेज सॉर्ट ऑफ नॉलेज, पीपल आर इनहेरेंट, यहाँ पर पीपल जनरल लोगों की बात करी गई है, कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है या फिर कोई स्पेसिफिक ह्यूमंस को लेके बात नहीं करा गया है। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर दा क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं मैन की बात करी जा रही है जो उस गांव में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं वो एक मीटिंग के लिए गैदर्ड हुए, तो यहाँ पर स्पेसिफिक दे दिया कौन से ग्रुप ऑफ मैन और वुमेन की बात की जा रही है। द वुमेन ऑफ द कम्युनिटी, कौन सी वुमेन की बात करी जा रही है, जो कम्युनिटी के अंदर रहती हैं। तो जब आप स्पेसिफिक हो जाओगे तब आप यूज नहीं करोगे। अगर आप द अमाउंट ऑफ यूज करते हो, उसके बाद अगर नाउन आता है तो उस द, तो आर्टिकल द इज नॉट टिपिकली यूज बिफोर द नाउन, तो नाउन से पहले द यूज नहीं करा जाएगा। राइट, इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे आई वाज सरप्राइज्ड बाय द अमाउंट ऑफ शुगर इन द रिसिप्ट, तो वो सरप्राइज हो गया, जो मे बी उसको अमाउंट ऑफ शुगर ज्यादा बढ़ गई होगी, तो यहाँ पर द शुगर नहीं आएगा, द यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। द अमाउंट ऑफ वाटर अगेन इसके साथ, क्योंकि यहाँ हम अनकाउंटेबल नाउन्स ले रहे हैं। राइट, देखिए दे अंडर एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एफर्ट, एफर्ट इज अनकाउंटेबल। राइट, वाटर इज अनकाउंटेबल। राइट, शुगर इज अनकाउंटेबल। We need to check the amount of fuel. This is uncountable. Fuel. She saw overwhelmed by the amount of work. Amount of work. Work is uncountable. तो uncountable noun आते हैं because not used, क्योंकि इसका जो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसके साथ uncountable noun आते हैं commonly, तो इसके लिए हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते। राइट, so the use of definite article with places like college, school, university, hospital, market, church and similar, जैसे when we referring to a specific place or a specific institution, अगर हम किसी specific place और institution को रेफर करते हैं तब हम द यूज करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। I am going to the university to pick up some books, तो ये किसी specific university की बात हो रही है। She is at the hospital, specific hospital, visiting a friend. They are at the church, specific church. Can you meet me at the market, specific right market. Right, purpose of the institution यूज करोगे तब आप द यूज नहीं करोगे। He is at university studying physics, तो यहाँ पर पर्पस बताया जा रहा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम इंडेफिनिटनेस में भी बता चुके थे कि जब आप पर्पस की बात करोगे तो आप यूज नहीं करोगे। She is in hospital, चेकअप के लिए गई है, पर्पस है। My kids go to school in this district, right, they are go to church every Sunday, I need to, अब चर्च क्यों जा रहे हैं वो लोग, बता रहे हैं कि वो भक्ति भाव से जा रहे हैं। दे नीड गो टू द मार्केट, ये बिल्कुल सही है, गो टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल, तो हमने स्पेसिफिक नहीं बताया, हमने नॉर्मली होके इनकी बात करी है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, हम सिर्फ रेफर कर रहे हैं पर्पस क्या है इंस्टीट्यूट का, या फिर वो इन जनरल सेंस में बात की गई है। तो इस तरीके से हमारे डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है, तो इनको आप एक बार देखिएगा, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और काफी सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मैंने आपको, तो उनको पढ़िए और समझिए। राइट, तो आप इजीली क्वेश्चंस बना पाओगे इन क्वेश्चंस दा के ऊपर, और हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम अपने एक्सरसाइज में भी करेंगे और प्रीवियस ईयर में भी करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी के जो आगे की चीजें हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर चर्चा करेंगे और उन पर और जो सवाल है या जो नए वाक्य है उनको भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच।